गोंडा पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला। और इस छोटे से जिले में ना जाने कितने लोग असीम सपने और असीम प्रेरणाएं लेकर पैदा होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। इसी छोटे से पूर्वांचल के शहर में एक ऐसा कवि जन्म लेता है जो कि अपनी प्रेरणा और अपने लेखन से ना सिर्फ देश में पर विदेश में भी भारत का नाम रोशन लगातार कर रहा है। नमस्कार, 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन के अपने पॉडकास्ट दी अनटैंगल में एक बार फिर से मैं आरजे डॉक्टर तन्वी आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा पॉडकास्ट है और भी खास, क्योंकि आज हमारे इस गोंडा शहर के पॉडकास्ट में वो कवि हैं जिन्होंने गोंडा में ही जन्म लिया, गोंडा को ही अपनी कर्म भूमि बनाया और गोंडा को अपने कर्म के आधार पर पूरे देश में गोंडा का नाम रोशन किया। नमस्कार सर। हमारे साथ हैं आज शिवकांत मिश्रा जी, जिन्हें हम सब विद्रोही जी के नाम से जानते हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही खास पुरस्कार साहित्य भूषण से नवाजा है। तो बहुत बहुत वेलकम सर आपका। 89.6 एफएम के अपने पॉडकास्ट दी अनटैंगल में आपका स्वागत। ये मेरा सौभाग्य है। जी सर, हमारा सौभाग्य है आप आए हैं और आज बहुत मजा आने वाला है। मैं अपनी धरती अपने लोगों के बीच में मेरी उपस्थिति हो और मेरी दो बात उन तक पहुंचे, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। जी सर, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ये पेडिस्ट्रल, ये प्लेटफॉर्म आपकी बातों को देश और विदेश तक पहुंचाने में बहुत सहयोगी सिद्ध होगा, आई एम श्योर। सर, मेरा पहला सवाल वो है जो एक आम इंसान होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जी, स्वागत है। कि जब कोई कवि इतनी बेहतरीन कविताएं लिखता है तो ऐसा लगता है कि ये तो गॉड गिफ्ट है। ये इंसान अपनी कला को इस तरह से कैसे निखार सकता है कि वो इस लेवल तक पहुंच जाए। जी। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आपने विकसित करी ये कला, और कौन सी थी पहली कविता, और किस चीज ने आपको प्रेरणा दी पहली कविता लिखने के लिए? पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि जो आपने शुरुआत में हमसे प्रश्न किया, मैं सौभाग्य की बात, सोने की लंका में बैठे हुए राघव, मैं उनकी धरती से जुड़ा हुआ आदमी गोनर्द में हूँ। यत्र गावा नर्दन्तिशा गोनर्दा, उनकी धरती से जुड़ा आदमी हूँ। तो वहाँ सोने की लंका में बैठे हुए राम लक्ष्मण से कहते हैं, आप हेम मई लंका, ये लंका एकदम सोने की है। आप हेम मई, वाल्मीकि रामायण, आप हेम मई लंका लक्ष्मण मैंने रोचते। सोने की लंका लेकिन लक्ष्मण मुझे अच्छी नहीं लगती कि जननी जन्मभूमि सा स्वर्गा तब करिए सी। जननी जो जन्मभूमि जो अपनी है वो स्वर्ग से ऊपर है, और जो है हर जगह दीवालों पर, संस्थाओं में, आप संस्था से जुड़ी हैं तो संस्थाओं में लिखा मिलता है। एक बात है, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी और मुखातिब हैं और मैं अपनी बात आपके बीच में अपने घर में रख रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कविता से संबंधित पूछा है, तो कविता लिखी नहीं जाती है, कविता लिख जाती है। मैं क्लास 10th में दर्जा 10 में का जब विद्यार्थी था, तो मैंने मेरे स्कूल में जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ एक कवि सम्मेलन हुआ। तो उसमें 15-16 कवि थे, लेकिन जो सबसे बढ़िया कवि मुझे लगा वो खड़े होकर के तड़तड़ तालियां बजवा रहा था और देश की बात कर रहा था, समाज की बात कर रहा था, सामाजिक सुरक्षा की चेतना की बात कर रहा था। वहीं से मेरे स्फुरण हुआ कि मेरे मन में आया कि कुछ ऐसी चीज लिखी जाए जिससे कुछ देश को, समाज को और देश के गौरव को कुछ दिया जा सके। और मैंने उस दौर में कुछ पंक्तियां लिखी। मैं लंबी कविता है नहीं, मैं केवल 2 स्टैंजा आपको देना चाहूंगा। मेरा परिचय क्या है। मैं भूख प्यास की कोख रहा, बहुत गरीब घर का मैं जन्म मेरा हुआ है। मैं भूख प्यास की कोख रहा मैं भूख प्यास की कोख रहा, आंसू से सींचा गया सदा। मैं हूँ पीड़ा का अमर पुत्र, जो पाला गया अभावों में। वाणी के यज्ञों में मेरी हवि, प्रबल आग के अक्षर की। करना आरण्य रोदन मुझको आया न कभी कविताओं में। मैं दुश्मन के मुंह पर ताला,
हूँ अपने पन में मत वाला, मेरी फौलादी छाती से भयभीत रहा बरछा भाला। मैं प्रहरी हूँ जागरण गीत, गाने निकला सिर कफन बांध। खंडित पौरुष का मोर नहीं, केसों की सघन घटाओं में। वाणी के यज्ञों में मेरी हवि, प्रबल आग के अक्षर की। करना अरण्य रोदन मुझको आया न कभी कविताओं में। मेरे सामने एक विदुषी महिला मेरी बेटी के समान मेरा साक्षात्कार लेने बैठी है। मैं उसके चरणों में एक स्टैंजा रखना चाहता हूँ इस कविता का, कि मेरे चिंतन में लगातार चित्तौड़ दिखाई पड़ता है। ये देश उन लोगों का है, उन माताओं बहनों का है। मेरे चिंतन में लगातार चित्तौड़ दिखाई पड़ता है। फिर दिल्ली का सुल्तान और उसकी दर्पण की कुटिल चाल, जिसमें निहार कर मादक रूप पद्मिनी का विक्षिप्त हुआ। वो अजय दुर्ग तो जीत गया, पर उसकी तनिक न गली दाल। लाशों पर चढ़कर सिंह द्वार को तोड़ गया, जब भीतर वो मुट्ठी भर राख मिली उसको उसकी अभिलषित भुजाओं में। वाणी के यज्ञों में मेरी अभी प्रबल आग के अक्षर की। करना अरण्य रोदन मुझको आया न कभी कविताओं में। इस कविता का अंतिम स्टैंजा, मेरी वाणी में भूषण और चंद बरदाई का, ये हमारे जो है नायक हीरो लोग हैं। मेरी वाणी में भूषण और चंद बरदाई का गुमान, मेरी वाणी के नायक हो सकते झाला जैसे महान। मेरी वाणी में जयमल फत्ता की अधपकी जवानी है, गोरा बादल का पानी है राणा प्रताप का स्वाभिमान। मेरी वाणी में तेग बहादुर बंदा बैरागी के स्वर, पाता में सच्ची राष्ट्रभक्ति राणा सांगा के घावों में। वाणी के यज्ञों में मेरी हवि, प्रबल आग के अक्षर की। करना अरण्य रोदन मुझको आया न कभी कविताओं में। ये तो तेवर मेरा कवि सम्मेलनों का है जी, और बहुत बेहतरीन तेवर है। नहीं, ये तेवर तो कवि सम्मेलनों का है, लेकिन मैंने जिंदगी में सब चीज की ओर ध्यान। देखिए 4 पंक्तियां आपको देता हूं कि तुम जो आए, ये मेरी संवेदना है। तुम जो आए तो रात बहकी है, तुम जो आए तो रात बहकी है। मन की बगिया में पिकी चहकी है, गंध आंचल से लुटाती है पवन। गंध आंचल से लुटाती है हवा, रात रानी ही जैसे महकी है तुम। और कविता क्या है, गीत क्या है? गीत वो है जो चेतना, अगर गीत में कुछ है नहीं, कुछ दिया नहीं गया तो उसका मतलब नहीं है। गीत वो है जो चेतना लाए, गीत वो है जो चेतना लाए। गीत जिससे कि वेदना जाए, गीत वो क्या है कि जिससे कोई आदमी कुछ न प्रेरणा पाए। गीत वो क्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए मैं सब कुछ लिखते हुए कवि सम्मेलनों में इस देश के नाम के समंदर को नदी के बाढ़ की चिंता नहीं होती। समंदर को नदी के बाढ़ की चिंता नहीं होती, सिंह को गजों के चिघाड़ की चिंता नहीं होती। न चाहते हथेली पर मौत प्रहरी खड़े सीमा पर, एक प्रहरी की पत्नी से बोल रहा हूं। न चाहते हथेली पर मौत प्रहरी खड़े सीमा पर, शहीदों के हृदय में प्राण की चिंता नहीं होती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्यादातर हमने देखा है कि आपकी जो कविताएं हैं वो ओज रस से भरी हैं, जी 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 जी, वीर रस से भरी जी, हैं। जी, जी, आप देशभक्ति की कविताएं, आपने अभी बताया, जी जी गाते हैं। जी, और अभी हाल फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की जो मंथली मैगजीन है आजकल, जी जी, उसके अगस्त के स्पेशल एडिशन में आपकी 9 गीतों को भी छापा गया है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जी जी, है ना। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। जी जी जी, और जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल जो मैगजीन है जी जी, वो जितनी भी एम्बेसीज हैं, जी जी, इंडिया की एम्बेसीज जो भारत से बाहर विदेशों में है, जी 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 जी, उन सब में आजकल की मैगजीन का एक सब्सक्रिप्शन जाता है। जी जी, आपने यानी सही कहा। कि जो हमारे गोंडा शहर के कवि हैं वो अब विदेशों में पढ़े जा रहे अरे हैं। जी 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 जी, तो मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूंगी विद्रोही जी, मैं आपको विद्रोही जी के नाम से बोलूंगा, मुझे बहुत पसंद आया। जी जी जी, कि 9 गीत क्या है? बिल्कुल, 9 गीत क्या है, मतलब 9 गीत आपने, जो आपके 9 गीत हैं जो अगस्त सब्सक्रिप्शन में छपे हुए हैं वो क्या हैं, और थोड़ा सा हमें बताएं 9 गीत के बारे में।
दरअसल आदरणीय 1950 तक, 45-50 तक जब निराला मंचों के स्टार होते थे, दुष्यंत कुमार का दौर था, तो जो कविता केवल नायक नायिका तक सीमित थी, जो राजमहलों में जो है विलासिता की ओर कविता थी, उसको निराला ने एक नई विधा दी। वो जी। तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, वो आता दो टूक कलेजे करता, पछता पेट पीठ दोनों है एक, जी। चल रहा लकुटिया टेक। और उस दौर में दुष्यंत कुमार ने बहुत कुछ कहा बहुत कुछ कहा, गजलों में कहा। आम आदमी, गरीब आदमी, जो जिसका कोई कविता से प्रयोजन नहीं था, कविता केवल महलों तक सीमित थी, मैं समझ तो गया वो आपकी। दुष्यंत कुमार ने उस कविता को ले जाकर के, गजल को ले जाकर के एक दुर्बल एक आदमी से जोड़ा। तो निराला ने जिस इस बात को पैदा किया और संवेदना को व्यक्त करते करते सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अगे अगे तक वो कविता गद्य हो गई। जी। यानी 1965-64 तक पहुंचते पहुंचते वो कविता गद्य हो गई, जो आम आदमी की कविता थी। और गद्य हो जाने से उसकी जो मंचों पर जो उसकी उपयोगिता थी, जी। जो उसकी लोकप्रियता थी, वो समापन की ओर चली आई। उस समय एक कवि पैदा हुआ, बहुत बड़ा नाम, डॉक्टर शंभूनाथ सिंह, जी। जो है ये बीएचयू में हिंदी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इन्होंने समय की शिला पर नए चित्र कहीं किसी ने बनाए, किसी ने बिगाड़े, इस तरह नवगीतों की एक विधा पैदा की। वो उस नई कविता को छंदबद्ध किया और गेय किया, गाने लायक किया। और वो कविता, वो नवगीत इतना लोकप्रिय हुआ कि हर 20वां आदमी ये लिख भले न पाए, क्योंकि यह नवगीत केवल बिंब, इमेजिन, जो क्या आधार में जाता है कि मतलब कोई एक चित्र जैसा, चित्र जैसा शब्दों से चित्र बनाया जाता है। तो ये क्षमता बहुत 100 में किसी एक आदमी के पास होती है। इसलिए जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं तो मेरे जहन में चित्र बन रहे हैं। जी 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 जी। तो जो चित्रात्मक कविता है, शब्दों से जो चित्र बनाया जाता है, ये बहुत ही सक्षम कवि की एक क्षमता होती है। और आम आदमी की पीड़ा को गेय बनाया जाए और गाने लायक बनाया जाए कि वो कर्णप्रिय बने, सभी उसकी ओर अट्रैक्टिव हों, आकर्षित हों। इस कविता ने, इस गीत ने, नवगीत ने झंडे गाड़े। जी, इसका मतलब नवगीत वो है जो एक आम आदमी और जो रोजमर्रा का नॉर्मल जीवन होता है उससे जो प्रेरित कविता होती है, गाई जाने वाली, उसको नवगीत कहते हैं। नवगीत कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत। तो सर ये बताएं, जैसे आप देश भक्ति में इतने लीन हैं, आपने इतनी सुंदर सुंदर कविताएं बनाई हैं, अभी जो आपने कविता गाई देशभक्ति पे, उसमें इतना जज्बा है कि मुझे सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक मुर्दे में भी जान फूंक दें। जी जी जी। पर अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जब हम भी पैदा हुए थे तो बचपन से जवानी तक और जवानी से अब इस पड़ाव तक भी लगातार देशभक्ति जहन में भरी जाती थी। जी जी, खून में बहती थी। जी जी। पर क्या अभी आप आसपास देख रहे हैं तो क्या बच्चों में और युवाओं में उस देशभक्ति में कुछ गिरावट आई है कि क्या वो देश के प्रति कुछ कम जागरूक और कुछ कम प्यार उनका देखने को मिलता है? मैं इस संबंध में ये प्रश्न भी 11 जून जब ऑपरेशन सिंदूर का कार्यक्रम था, एक आर्मी अफसर मेरे साथ था, दूरदर्शन पर मेरा इंटरव्यू और काव्य पाठ दोनों था, तो वहां भी ये प्रश्न उठा था। आप ही जैसी एक जो है जो उद्घोषिका थी या जो अनाउंसर थी या जो एंकर थी, उसने मुझसे पूछा था कि ये जो नई जनरेशन खड़ी हो रही है जी। और जो नए लोग खड़े हो रहे हैं, इनमें किनके मन में कहीं राष्ट्र की बात, कहीं राष्ट्रीय चिंतन की बात, कहीं उस वर्ग की बात है? निस्संदेह मैं इस पर दावा करता हूं कि हमारा जो युवा वर्ग है जी, वो जागृत है। ओके। और ये हमारी ओर से, हमारी व्यवस्था की ओर से कमी है कि हम उसको उस हिसाब से एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं। मेरा इस मामले में मानना यह है कि 6 क्लास से जैसे थोड़ा सा आदमी की चेतना जागृत हो, उसको राष्ट्र से, राष्ट्रीय अस्मिता से, राष्ट्रभक्त से, देश समाज से जोड़ा जाना चाहिए। जैसे कि बहुत अच्छी कविताएं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी दिनकर ने लिखी हैं। तो उसके जो उसका प्राण है, कि मैं इस संबंध में आपसे एक छंद कहना चाहूंगा
कि 4 दिन की है चांदनी अंधेरा पाक फिर, 4 दिन की है चांदनी अंधेरा पाक फिर, कड़वी सच्चाई ये स्वीकार होनी चाहिए। और जननी व जन्मभूमि की ऋणी है देह है, चुकाने को आत्मा तैयार होनी चाहिए। और राष्ट्रभक्ति के लिए सत्कार और पुष्पहार, राष्ट्रद्रोहियों को ललकार होनी चाहिए। और पानीदार बाणी होनी चाहिए असरदार, कवि की कलम तलवार होनी चाहिए। इन बच्चों के अंदर हमें वो संस्कार जागृत करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में मैंने देखा कि जहां 80-90% लोग देश के साथ तिरंगा की बात कर रहे थे, ऐसे भी कुछ लोग दृष्टि में आए, मीडिया में आए, जो हमारी बात को लेकर के, ये बात मैंने जो है हमारे मेजर जो हमारे साथ सेना अधिकारी बैठे थे, इंटरव्यू में थे, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे थे जो उस बात को लेकर के ऐसी जो है सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा प्रचार प्रसार कर रहे थे जिसका लाभ हमारे एनिमी को हो रहा था, वो चीजों को रिवील कर दे रहे थे। हाँ, तो वह मानसिकता जो हमारे बीच में कुछ लोगों की कहीं 4%, 2%, 1% रह गई है, उनको मॉडिफाई करने के लिए, उनके ब्रेन वॉश के लिए, उनको हम इस लेवल पे ले आएं, उनको इतना एजुकेट करें, इतना उनकी संवेदना को जो है हम झकझोर रहे हैं कि वो जो ये बात उनसे ये जो संभावनाएं प्रकट हुई हैं, इन संभावनाओं के द्वार बंद किए जाएं। तो एजुकेशन हमारा जो होना चाहिए, मेरा सोच है, मेरी सोच है, वो एजुकेशन राष्ट्रवादी होना चाहिए, राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा होना चाहिए। और ये सौभाग्य है कि 70 सालों की आजादी, मुझे हालांकि मेरा कोई सियासत से लेना नहीं है, 70 सालों की आजादी के बाद हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो हमारे बीच में राष्ट्र की बात करते हैं और हमारी राष्ट्रीय संवेदना से हमको जोड़ते हैं। हमारा सनातन गौरव है, जो हमारा सनातन राष्ट्रवाद है, उसकी ओर ये मुखातिब हैं। लेकिन अभी काम 20% हुआ है आदरणीय, 80% काम, क्योंकि जब तक हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, आमूल परिवर्तन नहीं करेंगे, जो अकबर और बाबर और हुमायूं को पढ़ रहे हैं, या हुमायूं दिल्ली में हुमायूं मार्ग, अकबर मार्ग और औरंगजेब मार्ग, जो संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को समापन बहुत आवश्यक है। और बच्चों में ये संस्कार जागरण, ऐसे संस्कार जागृत करना है कि वो राष्ट्र और सनातन और अपनी संस्कृति से जुड़ें। जी, बिल्कुल, संस्कृति से जुड़ना बहुत जरूरी है। और थोड़ा ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी कार्य में आप निहित हैं, जैसे कि जरूरी नहीं है कि आप फौजी ही हों तभी आप राष्ट्रभक्त हों, आप कुछ भी हो, जैसे कि आप कवि हैं, हमारे समक्ष बैठे हैं, तो आप कविताओं से राष्ट्रभक्ति को उजागर कर रहे हैं। आपकी कविताएं जो है वो राष्ट्र गौरव के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायी हैं। पर अगर आप शिक्षक हैं तो भी आप राष्ट्र के निर्माण में कार्य कर रहे हैं। यदि आप कैपिटलिस्ट हैं, यानी कि आप बिजनेसमैन हैं, तो आप अपने तरीके से राष्ट्र में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसमें टैक्स भर रहे हैं, जीडीपी में ग्रोथ ला रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। तो ये जानना जरूरी है कि आपके हर कार्य में राष्ट्र के प्रति एक योगदान होना चाहिए। पर जैसे हमने देखा है कि अब फौज के प्रति भी क्या युवाओं का रुख थोड़ा कम हो रहा है कि युवा जो है वो बिजनेस में ज्यादा जाना चाहते हैं या ब्यूरोक्रेट ज्यादा बनना चाहते हैं। जैसे एक समय था जब हम बड़े हो रहे थे, फौज में जाने के लिए लोग बहुत उतावले रहते थे। लोगों को लगता था कि हम फौजी बने, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करें, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स ज्वाइन करें। बट वो कहीं ना कहीं रुझान अब कम होता दिख रहा है। तो मतलब आपके क्या कहने हैं इस संबंध में? आदरणीय भी आपने जो कहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जी। मैं एक लघु कथा आपको इस संबंध में देना चाहता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम शायद आपने सुना। जी, बिल्कुल। वो अपनी लड़ाई में कंटिन्यूअस एडवांस हो रहा था। एक दिन उसने देखा कि जो सेनाएं उसकी लगातार एडवांस हो रही थी, उन सेनाओं के कदम थोड़ा सा पीछे की ओर खींच रहे थे। उसने वहीं से व्हाइट फ्लैग फहरा दिया और कहा, आज का युद्ध ही समाप्त होता है। उस समय था दौर कि हाँ, लोगों ने उसकी बात स्वीकार कर ली, चले गए, बैक हो गए। आकर के अपने लोगों को इकट्ठा किया, खास जनरल्स को, और कहा, बात क्या है कि ये ऐसा क्यों हुआ कि आज जो हमारी सेनाएं लगातार एडवांस करती थी, आज इनमें रुकावट क्यों, बाधा क्यों आई? तो जो उसके घोड़े का सईस था, कहा, कहीं कुछ मुझे मिला नहीं है सर, लेकिन मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। तो जो नेपोलियन का घोड़ा था, हॉर्स था, उसको जाकर उसने चेक किया कि जैसा सेनापति चलेगा,
सेनाएं उसी हिसाब चलती हैं। सेनापति का सबसे बड़ा रोल यही होता है कि वो बिल्कुल। तो उसने जब घोड़े को चेक किया तो घोड़े की नाल में एक कील घोड़े की नाल की उखड़ी हुई थी। तो उसने कहा सर मैं समझ गया कि आज आज हम गड़बड़ क्यों कर रहे थे, क्योंकि आपका घोड़ा एडवांस नहीं कर रहा हो रहा था, तो इसलिए सेनाएं भी आपकी एडवांस नहीं कर रही थी। और इसका रूट भी मुझे पकड़ लिया कि घोड़े की नाल की एक कील उखड़ी हुई थी। जब आप लड़ाई के मैदान की ओर चले थे तो हमें ध्यान देना चाहिए था, हमारी गलती है। केवल इस कथा का मतलब यह है आदरणीय कि जय जवान जय किसान का नारा हमारे लाल बहादुर शास्त्री जैसे देश के सपूत ने दिया जी। तो सेनाएं हमारी, हमारे सैनिक, हमारे फौजी, हमारे जो सर्वोच्च बलिदान के लोग, वो अपना सब कुछ हथेली पर लेकर भी बॉर्डर खड़े हैं बर्फ में, तो उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं, उनके बच्चे हैं यहाँ, उनका परिवार यहाँ है। अगर उनको फुल्ली सपोर्ट नहीं मिलेगा और उनके परिवार को उनको सपोर्ट मिलने का मतलब है कि उनके परिवार को सपोर्ट मिलना, उनको संरक्षण मिलना, उनको समुचित सुरक्षा मिलनी, उनको कायदे से उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, इसका मतलब सीधे सीधे बॉर्डर की सेवा है। तो इस राष्ट्र का बच्चा बच्चा, इस राष्ट्र का हर नागरिक, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो जैसे आपने कहा कि एक बटन, एक घोड़े की नाल भी महत्व रखती है बिल्कुल प्रगति और उत्थान में और सुरक्षा में। तो हम ये नहीं, आपने कहा कि पहले बहुत शौक था, तो अब और देश बहुत एडवांस हो चुका है। अब हमारे बीच में तमाम चीजें, क्योंकि अभी हमने जब पढ़ाई की है तब इस जनपद में केवल 2 कॉलेज थे जी, एलबीएस और एमएलके, तब बलरामपुर इसमें शामिल था। जी, जी, जी। लेकिन एलबीएस में सुविधा नहीं थी साइंस और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मैथमेटिक्स का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ग्रेजुएट हूँ। हिंदी तो मेरी एक जो है हॉबी है और सरस्वती ने मुझे बहुत प्यार दिया, इसलिए मैं इस मुकाम पहुंच गया। तो साइंस न होने की वजह से मैं चला गया था फैजाबाद से, मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया बीएचयू से। तो उस दौर में जब केवल बीएड और बीएससी और एमएससी करने के बाद या तो पीसीएस या आईएएस या ही सुविधाएं थी, लेकिन आज तो इतने द्वार खुल गए हैं जो रोजगार के, बिजनेस है, तमाम सर्विसेज हैं। तो कोई आवश्यक नहीं है कि हाँ हर आदमी सैनिक हो जाए। जहां जो है, मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक करता हूं और मैं सहमत हूं, पूर्ण सहमति प्रकट करता हूं, जो जहां है इस राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से, निहायत ऑनेस्टी से वो इस राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो, यह हमारी सबसे बड़ी, हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए, हमारी राष्ट्रीय समुचित विकास के लिए, समुन्नत प्रगति के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। और हमें ये भी समझना चाहिए जो आपने बोला कि यदि कोई फौजी बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा में खड़ा है तो हमारा एक फर्ज बनता है कि उसके परिवार की हम देखभाल करें। बिल्कुल। एक सिर्फ ये जो नैतिक जिम्मेदारी है ये सरकार की नहीं है कि सरकार उनको बेनिफिट्स दे, ये समाज की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि एक आदर सम्मान उसके परिवार के प्रति हम सबको दर्शाना बहुत जरूरी है, महसूस करना भी और दर्शाना भी। जी बिल्कुल। तो मेरा अगला सवाल ये है कि इस दौर में, इस एंटरटेनमेंट की दुनिया में जहाँ यूट्यूब है, फिल्म्स है, नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, कविता कितनी अपने आप को जिंदा रखे हुए है और अभी कविता को जिंदा रहने के लिए कितना हाथ फड़फड़ाने पड़ रहे हैं? और क्या कभी आपने सोचा कि कविता को इम्प्रोवाइज किया जा सकता है कि वो बॉलीवुड में अपना एक स्थान प्राप्त कर सके? जैसे कि अभी एक मूवी आई थी छावा। जी। तो छावा में हम लगातार ये डायलॉग सुन रहे थे जो नायक है वो कहता है, कवि तुम नमक हो हमारा। जी। तो बहुत ही अच्छा एक वाक्य था ये कि कवि तुम नमक हो हमारा, यानी कि तुम दुश्मन के घाव पे लगाए जाते हैं। तो उससे कविता का एक महत्व उभरा था उस मूवी के माध्यम से। तो आपको क्या लगता है कि कविता कितना इस समय हाथ पैर मार रही है, फड़फड़ा रही है जीवित रहने के लिए, और क्या दिक्कतें कवियों को इस समय फेस करनी पड़ रही हैं? आदरणीय, मेरी दुखती रग पर आपने उंगली रखी है और मैं बहुत प्रसन्न हुआ आपके इस प्रश्न से। इस सोशल मीडिया ने जहां कवियों की संख्या में वृद्धि की है, वही हमारे सामने तमाम समस्याएं भी खड़ी की है। जैसे मैं अपनी तरुणाई में, अपनी युवावस्था में, हम
पत्र पत्रिकाओं की ओर होते थे और कवि की प्रतिभा का मानदंड पत्रिकाओं में प्रकाशन होता था। जिसकी जितनी कविताएं प्रकाशित होती थी उसी से लोग सर्च करते थे, तलाशते थे और कवि को जाकर के मंच पकड़ते थे कि हाँ, हमारे यहाँ एक कार्यक्रम होना है। कविता तो प्राण है। मैंने कहा ना कि भूषण के स्वरों में है, भूषण के स्वरों में है सिंहगढ़ का अतीत। कविता के महत्व पर आपने कहा तो मैं एक आपको महत्व बता दूं। भूषण के स्वरों में है सिंहगढ़ का अतीत, उपेक्षा से शिवा की भवानी मर जाएगी और भूल जाएगा भविष्य शब्द वेधी बाण को भी, चंद बरदाई की कहानी मर जाएगी और जागरण गीत जवानी के जो न कान पड़े, शोणित की उष्णता रवानी मर जाएगी और राष्ट्रीय चेतना की प्राण तत्व कविता है, कवि सो गया तो राष्ट्रवाणी मर जाएगी। बिल्कुल, बहुत हाँ। बढ़िया। कवि सो गया तो राष्ट्रवाणी मर जाएगी। नेशन को के जागरण का काम, राष्ट्र को सही दिशा देने का काम आज ही नहीं, कविता आदि कवि मां निषाद प्रतिष्ठात्वम मगमा शाश्वती क्षमा। एक कवि जिसको आदि वाल्मीकि मानते हैं, पहली रचना जो वाल्मीकि रामायण, वो एक कवि बैठा हुआ है, वो देखता है कि एक बधिक, एक शिकारी, एक जो है व्याध, एक कणाकुल के क्रंच के जोड़े को मार देता है। वो मिथुनावस्था में थे, प्रणय प्रसंग उनका दोनों का चल रहा था, मार की जब गिरा देता है, कवि के हृदय से वही उसका जो है वो ध्यानस्थ झकझोरता है। तो कहते मां निषाद प्रतिष्ठात्वम, ऐ निषाद तू प्रतिष्ठा को न प्राप्त हो, मगमा शाश्वती समा, तुमने किस रूप में क्या कर दिया है। वो क्रंच का जोड़ा कहाँ था और तुमने उसको गिरा दिया। तो कवि तो संवेदना से जुड़ा हुआ है, चाहे वो राष्ट्र की संवेदना हो, चाहे व्यक्ति की संवेदना हो, चाहे उसके भूख की संवेदना हो, किसी जो आदमी की, आम आदमी की से लेकर खास आदमी की जो मौलिक आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, यही तो वजह है कि निराला ने सफलता प्राप्त की। यही वजह दुष्यंत कुमार आवाज की कविता कहाँ थी, महलों में कैद थी, और आज कविता जो है खेत में है, सिवान में है और बॉर्डर पे है। कविता कितने क्षेत्र में पहुंच गई, क्योंकि आम आदमी की संवेदना से कविता जुड़ती है। पहले कविता केवल दो जगह थी, नायक नायिका के बीच में थी, या जो है आल्हा उदल और लड़ाई की कविता थी, और बीच में जो कविता का विस्तार हुआ, रूपायित हुई, अलग अलग दिशाओं में गई, संवेदना से जुड़ी होती है कविता। आम आदमी के दुख दर्द से कविता जुड़ी होती है, और आम आदमी के दुख दर्द को इस तरह जो है सोशल मीडिया ने गड़बड़ किया है कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वो लोग जो हमारी पंक्तियों को इधर उधर मार मूर करके, या अच्छे कवियों को ले करके, और इधर की एक पंक्ति उनकी ले ली, एक पंक्ति उनकी ले ली, एक पंक्ति उनकी ले ली। जी, एक्चुअली आजकल सुख और दुख का वर्णन भी शॉर्टकट में चाहिए लोगों को। जी। अभी अगर मैं दुखी हूँ तो दुख, अगर मुझे दुख के लिए कोई मरहम चाहिए तो वो भी फटाफट चाहिए जी, बस उसके लिए मेरे पास समय नहीं है। मतलब आजकल युवाओं का कुछ इस तरह का स्तर हो गया है। जो जहां मैं आ रहा था वहां आपने ले जाकर मुझे खड़ा कर दिया। जी। सबसे बड़ा जो हमारे साथ समस्या पैदा होती जा रही डे बाय डे, कि आदमी अपनी समस्याओं से इतना ग्रस्त है कि उसके पास समय नहीं रहा। समय नहीं है। हाँ, कोई दुखी होने का भी समय नहीं है, खुश होने का भी समय नहीं है। जी। और उसको अंतर्निहित करने का समय नहीं है, और इसलिए शायद परमानेंटली लोग थोड़ा सा डिप्रेस्ड हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम समय लेकर एक दुख से बाहर निकलते हैं, कुछ लोगों से कुछ सुनते हैं, कुछ लोगों को से कुछ सुनाते हैं, तो हम प्रॉपरली उस समय से बाहर निकल पाते हैं। बिल्कुल। हम अपने से ही झूठ बोल रहे हैं और अपने को ही धोखा दे रहे हैं, और शायद इसलिए कविताओं की जो इम्पोर्टेंस है वो हम अपने निजी जीवन में कम करते जा रहे हैं। कविताओं का ही नहीं, पूरा अक्षर, अब अक्षरों का लिखना पढ़ना। जी। जैसे अभी लगता है कि कोई बुक्स पढ़ना ही बंद कर दिया है। जी। अब देखिए, अक्षर और क्षर क्या है। अब आपने बड़ा बढ़िया सवाल कर दिया। क्षर जो कुछ जो चीज समाप्त हो जाने वाला है जी, और जो जिसमें आ जोड़ दिया गया, जो जिसका विनाश नहीं होना है, अक्षर। चाहे वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, जितना भी हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है मेरा, वो अनरिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड अक्षर में ही तो है। तो अक्षर संस्कृति से हमें उसी ओर जाना चाहिए। लेकिन इस सोशल मीडिया ने जो हमारी पुस्तकें हैं, जो हमारा
कंस्ट्रक्टिव वर्क है, उसको बहुत छोटा करना शुरू कर दिया है। आजकल तो बच्चे भी पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं। आजकल तो देखें आप, जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि बुक्स पढ़ो, टीचर्स कहती थी बुक्स पढ़ो, तो आजकल आप बच्चों के पास जाएंगे तो वो स्क्रॉल ही करते दिखाई देंगे, फोन यूज करते दिखाई देंगे। आश्चर्य होता है कि मैं अभी ये आजकल मैं लखनऊ गया था, कल परसों था, तो मैंने सोचा कि इसके 2-3 अंक एक सोचा कि भेंट करने के लिए आप लोगों को ले लूं। मैं गया तो जहां केंद्रीय भवन है सूचना विभाग का, वही इसके 2 अंक मुझे मिल पाए। मतलब बुक स्टॉल के लोगों ने कहा कि हम मंगा के क्या करें, क्योंकि ये अगस्त बीतते सितंबर में ये जो है उसमें लोड कर देंगे लोग, और जिनको पढ़ने लिखने का शौक है उसी मोबाइल से सोशल मीडिया से पढ़ लेते हैं। इसके ग्राहक बहुत कम रह गए हैं, और इसके ग्राहक कम हो जाने की वजह से कादम्बिनी बंद हो गई। ये थे हमारे साथ आज के हमारे गेस्ट शिवकांत मिश्रा जी, जिन्हें हम विद्रोही जी के नाम से जानते हैं, और इन्होंने आज अपनी कविताओं से इस स्टूडियो का मान बढ़ाया। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमें इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है कि लिखना पढ़ना मत छोड़िए। जीवन के कुछ हसीन पल होते हैं जो सिर्फ लिखने और पढ़ने से ही खूबसूरत बनते हैं। लिखना पढ़ना इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। चाहे सोशल मीडिया आए, चाहे फेसबुक, इंस्टा, कुछ भी आ जाए, चाहे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, पर जो आपको एक संतुष्टि, जो आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को एक पीस मिलता है, वो लिखने पढ़ने से मिलता है। तो ये आदत डेवलप करिए, क्योंकि यही आदत एक देश को महान बनाती है और विद्रोही जी जैसे महान कवियों को जीवन दे जाती है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। मिलेंगे अनटैंगल के अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।